नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के एक खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई और उसके बाद आतंकवादियों ने कैसे भारत को जलाने की धमकी दे दी। आतंकवादियों ने कैसे कहा है कि शहर शहर जलेंगे, गांव गांव जलेंगे और हमारे लोग आत्मघाती हमला करेंगे, हमारे बच्चे पेट में बम लगाकर जाएंगे और विस्फोट करेंगे। अलकायदा के इन बयानों ने कहीं न कहीं हड़कंप सा मचा दिया है। तो आज राष्ट्र सर्वोपरि में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का मुद्दा देश में नहीं बल्कि विदेशों में पहुंच चुका है। कई देश भारत से मुंह मोड़ने की बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कई ऐसे देश हैं जो खुलकर भारत के जो नूपुर शर्मा के बयानों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत और विश्वेश हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार अलकायदा की इतनी हिम्मत कौन बढ़ा रहा है, कौन ऐसा देश है जो अलकायदा को इतनी छूट दे रहा और अलकायदा खुले तौर पर भारत को धमकी दे रहा। कितने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर यही अलकायदा भेजता है और कुत्ते की मौत आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन ये आतंकी संगठनों के मंसूबे कैसे इतने बड़े हो गए, आज राष्ट्र सर्वोपरि में हम आपको दिखाएंगे। बस आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रंजीत, आतंकवादियों ने खुली धमकी दे दी भारत को। आतंकवादियों ने कहा है कि अगर मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की जाएगी तो हम आत्मघाती हमला करेंगे। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो उनकी महानता है क्योंकि वो पैगंबर के मामले पर और इस्लाम के मामले पर पूरी दुनिया में एक है। आज पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी हिंदुस्तान में होती है और एक टीवी डिबेट शो में होती है, जिस टीवी डिबेट शो में अक्सर लोग लड़ते रहते हैं, अक्सर एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। कभी मुसलमान हिंदू करता है, कभी हिंदू मुसलमान करता है। लेकिन ये मामला आज इतना बढ़ गया है कि आज दुनिया के 57 मुल्क देश एक हो गए हैं। खुद अलकायदा जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है वो भारत में बड़े धमाके करने की धमकी देता है क्योंकि आज उसे लगता है कि 57 मुस्लिम देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक हिंदुस्तान एक देश खाली हिंदुओं का जो कमज़ोर है। ये हमारी कमज़ोरी साबित कर रहे हैं, हमें ये दिखा रहे हैं कि तुम सिर्फ अकेले हो, हम 57 मुल्क देश एक हो गए, तुम हमको बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि आज हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा क्योंकि अभी अलकायदा ने धमकी दिया है, अभी लश्कर तोयबा धमकी देगा, अभी जैसे मोहम्मद धमकी देगा, अभी सारे जितने आतंकी संगठन सब धमकी देंगे। धमकी नहीं देंगे बल्कि बम विस्फोट करेंगे क्योंकि उनके एजेंट हमारे देश में बैठे हैं। हमारे देश में जो एजेंट है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं कानपुर में, कौन है? ये एजेंट ही तो हैं जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे, जो बम बना रहे थे, जो पेट्रोल बम से वार कर रहे थे। ये कौन है? ये उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं के एजेंट के दम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। वो बिल्कुल, मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की जाएगी, मुसलमानों पर टिप्पणी की जाएगी तो ओआईसी के सारे देश आ जाएंगे, आतंकवादी आ जाएंगे और उन देशों में और आतंकवादियों में कोई खास अंतर भी नहीं देखा जा रहा है क्योंकि वही हरकत वो भी कर रहे हैं जो हरकत अलकायदा आज कर रहा है। विश्वेश साहब ने पैनी नज़र रखी है इन मामलों को लेकर। एक लेटर सबसे पहले हम आप दिखाना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पर एक लेटर नजर आ रहा है, यह अलकायदा का लेटर है जिस लेटर पर विश्वेश चर्चा करने जा रहे हैं और विश्वेश आपको बताएंगे कि ये लेटर जारी करना क्यों पड़ा और इस लेटर में क्या क्या मेंशन है। विश्वेश, विस्तार से। जी जरूर विशाल जी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर लेटर देख पा रहे होंगे, इस लेटर में हालांकि स्टार्टिंग में तो यही बोला गया है कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने पैगंबर ने पूरा सृष्टि बनाया, अल्लाह सबसे सर्वोपरि हैं, उसके बाद उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को भेजा, तो जो भी उनकी बीवी और उनकी बेइज्जती करेगा हम उनको जान से मार देंगे। लेकिन यहाँ खास बात ध्यान में रखने की ये है कि इस पत्र से अलकायदा की गिरी हुई मानसिकता देखी जा सकती है। इस पत्र में एक लाइन आप देख रहे होंगे जिसको मार्क किया गया है, हाईलाइट किया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी में इसमें लिखा गया है कि जो भी हमारे पैगंबर की बेइज्जती करेगा हम उसकी हत्या कर देंगे, हम अपने शरीर पर और अपने बच्चों के शरीर पर बम लगाकर उनको उड़ाएंगे और भगवाधारियों को खत्म कर देंगे। अब भगवाधारी अपना टाइम गिनना शुरू कर दें। ऐसे में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि देखिए विशाल जी, ये लेटर जो है ना, ये पत्र है ना, ये कहीं ना कहीं अलकायदा का भड़काऊपन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, जब कानपुर में ये हिंसा हुआ उस समय शायद ये लोग भूल गए कि बाबा बुलडोजर यहाँ पे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जगह है। अब जिस हिसाब से बाबा बुलडोजर का एक्शन चल रहा है कानपुर में, उस एक्शन को देखते हुए आप ये समझ जाइए कि इन लोगों की अब हालत हो रही है खराब। ठीक है, अलकायदा पहली बार हमको धमकी नहीं दे रहा है, अलकायदा इससे पहले भी बहुत बार हमको धमकी दे चुका है और उसकी धमकी कहीं ना कहीं पे वो तालिबान, आप देख ही रहे हैं इस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान है, तो इन लोगों की पूरी मिली भगत, सारे जितने भी खाड़ी देश हैं वो मिल के एक साथ हमारे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि हम एक विशेष धर्म की तरफ झुकें। लेकिन जब बात यहाँ की आ जाती, भारत की आ जाती, यहाँ पे सरकार इस समय जो है वो ऐसे देशों के ऐसे
बेवकूफ़ी वाली धमकियों से डरने वाला नहीं है। देखिए बिल्कुल, अगर नूपुर शर्मा से मामला उठा है, नूपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन अलकायदा का मैसेज आ रहा, उधर से ईरान, इराक, कई इस्लामिक देश लगातार भारत पर प्रतिबंध, भारत के सामानों को का बहिष्कार करने पर उतर आए हैं। मतलब मामूली सी बात को आए दिन हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है। अभी कल कुछ दिन पहले आप लोगों ने मौलाना इलियास सरफुद्दीन का वीडियो देखा होगा, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि लिंग की पूजा क्यों करते हो, प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हो, योनि की पूजा क्यों करते हो। अब सोचिए, क्या ये अपमान नहीं है हिंदुओं का? क्या ये टिप्पणी नहीं की गई हिंदुओं पर? इसको लेकर क्या फतवा जारी कर देना चाहिए कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाए? इस पर फिर इस्लामिक देश खतरे में आ जाएंगे। देखिए विशाल जी, एकदम सही बात आपने बोली। जितने भी ये स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, या ये विशेष धर्म गुरु हो गए, विशेष धर्म के गुरु हो गए, या फिर मीम जैसे नेता हो गए, इन लोगों का काम कुछ नहीं, इन लोगों का काम बरगलाना भड़काना है। क्योंकि देखिए, मुसलमान ईमान, मुसलमान का मतलब ही है मुस्लिम ईमान, जिसका पाक साफ ईमान हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने आप को मुस्लिमों का शुभचिंतक बता रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु जो बन रहे हैं, इन लोगों के अंदर मुसलमान नाम का कोई भी अंश नहीं दिखता है। ये लोग अराजक तत्व हैं जो भारत को कहीं ना कहीं आतंक के कुएं में ढकेलना चाहते हैं, और इनको फंडिंग होती है। आप देखिए कि कानपुर में जैसे ही रुझान शुरू हुआ, जैसे ही चेकिंग शुरू हुई, तो रुझान आने शुरू हो गए। लोग तख्ता लपेट के अपने गर्दन में थाने पहुंच रहे हैं कि हमें गोली मत मारना। उसके बाद पीएफआई संगठन का उसमें साफ साफ नाम निकल के आ रहा है। 3 लोग पीएफआई के उसमें जुड़े हुए थे। खुद उसमें एक समाजवादी पार्टी का एक नेता था, वो जुड़ा हुआ था, जिसका हिंदू फोबिया मैसेज भी देखा जा सकता है, व्हाट्सएप चैट रिलीज हुई। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए एक बात साफ समझ में आती है कि ये सुनियोजित साजिश जो रची गई थी, ये भारत के दुश्मन जो थे, जितने भी ये दुश्मन देश हैं, इन सभी ने मिलजुल के रची है। क्योंकि इस समय भारत में मुगलों द्वारा फैलाए गए झूठ को पर्दाफाश हो रहा है। जो ये गुंबद बना के खड़े कर दिए थे, इन सब का पर्दाफाश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब पर्दाफाशों का ये रुझान है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो अलकायदा का धमकी भरा पत्र हो या फिर कानपुर में हिंसा का मामला हो। अलकायदा मैसेज करे, जैसे मोहम्मद करे, लश्कर तैयबा करें, या पाकिस्तान के जो भी बाप दादा बैठे हुए हैं विदेशों में, वो मैसेज करें, भारत डरने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला नहीं है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये लोग चाहते हैं जो कानपुर के दंगाई हैं उनको सरकार बख्श दे, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। अब 100 घरों को चिन्हित कर लिया गया है। अब उन 100 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि कुछ दिन कल अभी एक मौलाना का बयान देख रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्थर ही तो फेंका है, गलती क्या की है, और अगर बुलडोजर चला तो हम रोड पर कफन बांध कर आ जाएंगे। तो समय आ चुका है मौलाना साहब, आप कफन खरीद लीजिए, क्योंकि बुलडोजर चलने जा रहा है। रंजीत, 100 घरों को चिन्हित कर लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 100 घरों चिन्हित किया गया है। 100 घर ही नहीं है, लगभग लाखों घर हैं हिंदुस्तान में, उनको चिन्हित करना जरूरी है। क्योंकि ये कानपुर के 100 घर चिन्हित किए गए, यूपी के 100 घर चिन्हित किए गए हैं। पूरे देश में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, पूरे देश में इनकी संख्या जो है भरी पड़ी है। हम बात करते हैं अलकायदा की। अलकायदा ने एक बात और कही है कि हम भारतीय सेना बचा नहीं पाएगी। मेरा अलकायदा से कहना है कि अलकायदा अपनी औकात में हद में रहे। जितना अलकायदा या जितने मुस्लिम राष्ट्रों की जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, उतना हमारे देश में सेना है। अगर इस दिन हमारी सेना का मूड घूम गया तो ये अफगानिस्तान नहीं, अशरफ गनी की सरकार नहीं है जो भाग जाएगी। ये हिंदुस्तान की सेना है, जहाँ आगे बढ़ती तिरंगा गाड़ के आती है। ये इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, अलकायदा का, तालिबान का। ये अपनी हद में रहे, अपनी औकात में रहें। ये तो कहो कि हिंदुस्तान की सत्ता पर बैठा मोदी है। जिस दिन अगर योगी बैठ गया, खोपड़ी घूम गई, तो फिर एक दिन नहीं लगेगा कि ये जेसीबी बुलडोजर अफगानिस्तान में चलेगा। अफगानिस्तान में बिना हमारे पानी दिए अफगानिस्तान पानी नहीं पी सकता है, और बिना राशन दिए अनाज नहीं खा सकता, खाना नहीं खा सकता है। वही हाल पाकिस्तान का है। आज ये 2 कौड़ी के देश भारत को धमकी दे रहे हैं। आज इनके पाले पोसे हुए आतंकवादी भारत को जलाने की बात करते हैं। अरे तुमने तो जलाने का प्रयास 1947 से किया है, क्या उखाड़ लिए? चोरी चुपके धमाके करके भाग गए, लुका छिपी का खेल खेल रहे हो। हिम्मत नहीं है कि आके मुकाबला करो, क्योंकि 90,000 सैनिकों ने ऐसे नहीं सरेंडर कर दिया था। भारतीय फौज को धमकी देने से पहले 1000 बार इनको सोचना चाहिए। 1000 बार सोचो, कुछ नहीं कर सकते। धमाके तो दूर है, एक पटाखा भी नहीं फोड़ सकते। बताकर चोरी छुपके चाहे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बताकर कुछ आज तक उखाड़ नहीं पाए। क्योंकि तुमने कहा था शिमला में भी धमाका करेंगे, कुछ नहीं हुआ। जब हिंदुस्तान अगर कोई जंग हारा है तो वो दोस्ती में हारा है। दुश्मन से कभी हिंदुस्तान हारा नहीं। दुश्मन को सबक सिखाने में हिंदुस्तान को महारत हासिल है। लेकिन जब हिंदुस्तान धोखा खाया तो दोस्तों से खाया है, जयचंदों से खाया है, विभीषण से खाया है। इसलिए हमें जयचंदों को पहले मारना जरूरी है। हमारा दुश्मन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अफगानिस्तान की औकात नहीं कि हमारा कुछ उखाड़ ले।
पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमारा कुछ उखाड़ ले, लेकिन हमें जयचंद उखाड़ सकते हैं। जयचंद हमारे देश की नब्ज को जानते हैं, हमारे देश की कमजोरी जानते हैं, अच्छाइयाँ जानते हैं, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ज़्यादा गंभीरता से मत लें, लेकिन इस देश में बैठे हुए जो काजी हैं इनको जरूर गंभीरता से लें, क्योंकि अक्सर यही लोग बम फोड़ते हैं, अक्सर यही लोग आत्मघाती हमला करवाते हैं, अक्सर यही लोग कानपुर जलाते हैं। इसलिए इनको सबक सिखाइए, तालिबान को नहीं। बिल्कुल रंजीत, जयचंदों की आपने बात की तो देश में जयचंदों की कमी नहीं है। पहले से भी देश हमारा बहुत सालों तक गुलाम क्यों रहा? क्योंकि जयचंद बहुत सारे थे और गुलामी करते थे। आज भी वो बैठे हैं, लेकिन मामूली सी बात पूरे विदेशों में पहुंच गई, इस्लामिक देशों में पहुंच गई, यूनाइटेड नेशन में इसका अलग से मुद्दा छिड़ गया। अब सोचिए, हिंदुओं को यहाँ पर जागने की जरूरत है। आपकी बात कोतवाली तक नहीं पहुंच पाती है, आपकी बात चौकी तक नहीं पहुंच पाती है, और इनकी बात यूनाइटेड नेशन पहुंच जाती है। इनकी पावर समझिए, किस तरीके से लोग पूरा षड्यंत्र बनाकर काम करते हैं, एकजुटता के साथ काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, यूनिटी में पावर होती है, वो यूनिटी इनमें है, आप लोगों में नहीं है। इसलिए आपकी बात एक कोतवाल भी नहीं सुनता और इनकी बात यूनाइटेड नेशन के महासचिव सुनते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि संभलिए, जागिए, इन जिहादियों को बाहर लाइए, इनको बेनकाब कीजिए, और कार्रवाई तो होती रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले कह दिया था कि जो लोग दंगा भड़काने का काम करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे, भरपाई उन्हीं से करेंगे, और भरपाई हो रही है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कार्रवाई ताबड़तोड़ होगी, लेकिन जयचंदों से दूर रहना पड़ेगा। विश्वेश क्या कहते हैं? देखिए, बात आपकी सही है, जयचंदों से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश का इतिहास हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने पहले कभी किसी पे एक्शन नहीं किया, लेकिन जिसने हम पे एक्शन लिया उस पर फिर हमने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये रवैया देखते हुए मुझे ये बात याद आ गई कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने इस उत्तर प्रदेश को बहुत सही तरीके से हैंडल किया है। बीच में हाल ही में महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने एक डायलॉग मारा था कि उत्तर प्रदेश में योगी है लेकिन महाराष्ट्र में भोगी है, ये हमारी कमी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो योगी है ना, योगी का जो ये एक्शन है, ये इन जयचंदों को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, खुद हमारे देखिए इस प्रोग्राम का भी नाम राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, धर्म जाति सब कुछ बाद में, पहले राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप यूक्रेन की हालत देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारे को ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में ये जो दीमक रह रहे हैं, जो हमारे देश में रहकर हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मुस्लिमों को सिर्फ ये कह के बेवकूफ़ी है हमारी, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें कुछ सेकुलर हिंदू भी हैं। हमको इन सेकुलर हिंदुओं को पहले समझाना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हमारा देश क्या था, हमारा धर्म क्या था, क्योंकि हमारे ये जो सेकुलर हिंदू है ना, यही हमारे लिए हमारे खात्मे का रास्ता खोज रहे हैं। इनको पहले रास्ता दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हमें किसी और पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपनी दही खट्टी होगी तो हम दूसरे की दही पे सवाल नहीं उठा सकते। बिल्कुल आपने सही बात कही विश्वेश, कि सारा दोष मुसलमानों को नहीं देना चाहिए। इन्होंने बात बिल्कुल सही है कि सही कही है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। देश का राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। लगभग हर एक राज्यों में किसकी सरकार है? हिंदुओं की सरकार है। IAS IPS रैंक के सबसे ज्यादा अधिकारी DM SDM कौन है? हिंदू हैं। लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं की बात नहीं सुनी जाती। इसलिए दोष हिंदुओं को नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को नहीं देना चाहिए। कुछ गद्दार हिंदू बैठे हुए हैं जो उनके लिए काम करते हैं, और यहाँ बैठे जिहादियों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मौलवियों के लिए भी काम करते हैं यहाँ के लोग। इसीलिए संभल जाइए, वक्त है, अन्यथा वक्त ने सुधारा तो बड़ा अंजाम इसका बुरा होगा। रंजीत, आखिरी कमेंट आपका चाहते हैं, आप बताइए इन सब चीज़ों को लेकर क्या बात कहना चाहते हैं? अलकायदा ने खुली धमकी भारत को दे दी है। वैसे तो भारत का बाल बांका नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, उन मुसलमानों को जगाने की कोशिश की जा रही है जो उग्र हैं और सोए हुए हैं? देखिए, अलकायदा ने जो धमकी दी है वो धमकी अपने दम पे नहीं दी है। उसे पता है कि हिंदुस्तान में 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद तो यहाँ नहीं आ सकता, हमें पता है, क्योंकि हमारे सुरक्षा एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस, हमारे IB इतना सक्रिय हैं कि एक भी पटाखा फोड़ने की उनकी औकात नहीं है। 2014 से नहीं के बाद नहीं फूटा हिंदुस्तान में, जो फूटा कश्मीर में फूटा है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन उन्हें पता है कि एक बड़ा परमाणु बम यहाँ हिंदुस्तान में है, जिसे हम लोग कहते हैं ये पत्थरबाज, जिहादी, दंगाई, और इनके पास वो मसाला है। क्योंकि आप बताइए, कानपुर में जिस शहर में प्रधानमंत्री मौजूद हों, राष्ट्रपति मौजूद हों, ठीक है, उस शहर में पेट्रोल बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम दग रहे हैं। आखिर इनके पास इतना मसाला कहाँ से आया? जबकि उस शहर की पूरी जांच हो जाती है,
पूरी जांच एसपीजी जो है पूरी जांच कर लेती है उस शहर की, लेकिन उसके बावजूद उनके पास मसाला आ जाता है। तो हमें पता है, उनको पता, तालिबान को पता है कि यहाँ पर देशद्रोही बैठे हैं। मेरा भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि यहाँ जितने भी लोग टारगेट में हैं उन पर ऐसी कार्रवाई करिए, ऐसी कार्रवाई करिए कि 7 पुश्तें वो दंगा करने से पहले सोचें, पत्थर उठाने से पहले सोचें। ये कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, जेसीबी चलवा रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, ये इनके लिए आम बात है। कह रहे थे अभी काजी साहब, आपने सुना होगा, कह रहे थे कि जब हमने एनआरसी सीए किया था तो हम अरेस्ट हो गए थे, हमने अपने आप को छुड़ा लिया था 10-12 दिन बाद। तो इनके लिए आम बात है, इनके पास अच्छे अच्छे वकील बैठे हैं, यूएन बैंक के लोग बैठे हैं, इनका काम तमाम कर दीजिए, अपने आप राइट टाइम हो जाएंगे सब। बिल्कुल काम तमाम कर दीजिए, राइट टाइम हो जाएंगे। वही वक्त आ चुका है, क्योंकि कब तक जेल में डालोगे। ये लोग आंदोलन भी चला रहे हैं, जेल भरो आंदोलन। तो फिर जेल भरो आंदोलन का मतलब नहीं है ठोको आंदोलन, सरकार को चलाना चाहिए ताकि इन जिहादियों से देश को बचाया जा सके। विश्वेश, आखिरी कमेंट। देखिए, अकेले सरकार और पुलिस से कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा आखिरी कमेंट यही होगा कि जितने भी हमारी जनता है, खास करके हिंदू, जगें, उठें और अपने अगल बगल रह रहे लोगों को पहचानें, चाहे वो अहमद हो चाहे वो अमर हो, उनको जाने वो क्या कर रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि पुलिस हर जगह पे ध्यान नहीं दे सकती है, सरकार अपनी कुर्सियों से उठ के आपके घर के पास बगल में क्या हो रहा है ये चीज़ नहीं ध्यान दे सकती है। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता हो। कानपुर में अगर पेट्रोल आया हो, पेट्रोल बम आया हो या फिर पत्थर चले हों, आप लोग आसपास थे, आप लोगों से अच्छा कौन जानता होता। लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि अरे अहमद कर रहा है, करने दो, भाईचारा निभाएगा। लेकिन वो अहमद वो जो कर रहा था वो भाईचारा निभाने के लिए नहीं कर रहा था, वो ये सारी चीजें इसी समय के लिए इकट्ठा कर रहा था। आप अगर खुलासा देखें तो खुलासे में आया हुआ है कि इस हिंसा का साजिश 4 दिन 5 दिन पहले से चल रहा था। तो आप सोचिए कि आपके बगल के लोग जो रह रहे थे, अहमद और अकबर, यही लोग आपको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और आप इनको डेली देखते थे, लेकिन आप समझ नहीं पाते थे। अपनी आंखें खोलिए, जागिए, यही समय है। राष्ट्र सर्वोपरि रखिए, धर्म और जाति बाद में। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि रखना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म और जातियां तो ठीक हैं जो भी हैं, लेकिन सबसे पहले अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने देश को बचाना है। जब देश और राष्ट्र रहेगा तो धर्म भी रहेगा, जाति भी रहेगी, इंसान भी रहेगी, मानवता भी रहेगा, हर एक चीज़ रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने धर्म को बचाना है। तो राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम रोजाना 9 बजे आपके सामने पब्लिश होगा, और इसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। याद रखिए, रात 9 बजे रोजाना हम आपके सामने पेश होंगे और देश दुनिया की बड़ी खबरों का यहाँ पर मंथन होगा। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पर राष्ट्र सर्वोपरि रखा जाएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।